नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र चुनाव का। और आज का हमारा वीडियो का जो मुद्दा है वो है ठाकरे बंधु का। ठाकरे बंधु इसलिए कह रहा हूँ कि उद्धव जी जो है महाविकास आघाड़ी में है और राज ठाकरे जो है इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं सभी सीटों पर। तो यहाँ पर चर्चा का विषय है पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि जो 23 नवंबर जब रिजल्ट आएंगे तो हर एक का निगाह यही रहेगा कि राज ठाकरे को कितने सीट मिल रहे हैं और उद्धव ठाकरे को कितने सीट मिल रहे हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो का शीर्षक है या जो हेडलाइन है यही है कि दोनों बंधु को कितने सीट मिल सकते हैं और इनके एजेंडा क्या है। हमारे साथ में किरण सोनवणे हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवसेना के शिंदे गुट के। हम इनसे ही चर्चा करेंगे कि पत्रकार रह चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, प्रिंट मीडिया में भी रह चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रह चुके हैं। तो मैं इनसे आज राजनेता के नाम से या प्रवक्ता के हिसाब से नहीं बात करूंगा, मैं एक तरह से इस तरह बात करूंगा कि एक पत्रकार के हिसाब से दोनों बंधुओं का जो है आज की स्थिति और परिस्थिति क्या है। किरण जी, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। है सवाल कई टेढ़े हैं, हाँ, लेकिन लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर में ठाकरे बंधु की जो ठाकरे के नाम से लोग जो वोट देते हैं, हाँ, वो क्या सोचते हैं और हम क्या सोचते हैं। तो आप जरा इसके बारे में जरा बताइए कि उद्धव जी जो है लगभग 95 सीट पे लड़ रहे हैं और राज जी जो है लगभग 250 सीट पे लड़ रहे हैं और दोनों का जो है कॉम्बिनेशन किस तरह आगे बढ़ रहा है। एक देखिए कि उद्धव ठाकरे जी के अभी आज की स्थिति में आप देखोगे जी तो शिवसेना के वोट है, ठाकरे परिवार के नहीं। शिवसेना और शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की वोट बैंक है जी। उद्धव ठाकरे की स्वतंत्र ऐसी कोई वोट बैंक नहीं है। दूसरी बात, वो वोट बैंक किसको जाएगी? जो शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के विचारों को लेके चलेगा, उनके एजेंडे को लेके चलेगा। अभी आप देखोगे कि लोकसभा में जिस तरह से उन्होंने इतनी सारी सीट लड़ी और उसमें से केवल उनको 9 जगह पर जीत हासिल हुई। इससे ही यानी लोकसभा में ही उनका आधा पोल खुल गई थी और अभी विधानसभा में उनकी पूरी कलई निकल जाने वाली है। इसका कारण मैं आपको बताता हूं कि महाराष्ट्र की जो जनता है वो पूरी तरह से जानती है कि उद्धव ठाकरे जी की जो शिवसेना है वो शरद सोनिया सेना है जी। वो शरद सोनिया सेना को वोट देना मतलब उद्धव ठाकरे को वोट देना मतलब कांग्रेस को और राष्ट्रवादी को मजबूत करना। और बालासाहेब, जैसे पहले भी मैंने आपको बोला था, शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं चाहते थे कि शिवसेना का और कांग्रेस का गठबंधन हो। और सबसे पहली गद्दारी मतलब बालासाहेब ठाकरे के इसके लिए विचारों के लिए ये बहुत यानी दर्दनाक बात है कि उनके परिवार में के ही आदमी ने उनके विचारों के साथ गद्दारी की हुई। राणे साहब ने कहा ना कि आज बाला साहब होते तो गोली मारे थे। हाँ, तो वो यानी गद्दारी की हुई है कि केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने को मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने बेटे को उन्होंने 25 साल 30 साल पुरानी जो युति थी भाजपा के साथ वो तोड़ दी और कहा कि हम सड़ गए। और हाँ, सड़ गए तो इसका मतलब क्या है कि सीट कम हो गई उनकी। और पहले जो युति में इतनी सारी सीट मिली थी वो सीट क्या थी, मतलब सड़ गए तो कैसे क्या सड़ गए ना। तो मेन बात ऐसी है कि उद्धव ठाकरे जी का इस बारे में इसके बाद में जो चुनाव आएगा विधानसभा का, तो कहीं वो यानी मातोश्री से बाल नोचते हुए नजर नहीं आए, ऐसा ही मैं अपेक्षा करता हूं। क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी जो शिवसेना उनकी जो उद्धव यानी शरद सोनिया सेना है उसको कांग्रेस के तबेले में बांध दी है। और शरद पवार जी जैसा करेंगे, उन्होंने एक एजेंट रखा हुआ है ये संजय राउत, जो संजय राउत के दिमाग से उद्धव ठाकरे चलता है और वो संजय राउत पूरा इसमें का दोनों में का एजेंट है और वो उसने पूरे शिवसेना का बंटाधार किया हुआ है। तो आप किसी भी सर्वसामान्य बालासाहेब ठाकरे के मानने वाले शिवसैनिक को पूछोगे तो इसमें का शकुनी मामा जो बोला जाएगा वो संजय राउत है। और आपने राज ठाकरे जी का बोला, राज ठाकरे जी वास्तव में मैं बहुत पहला उनका फैन रह चुका हूं और मुझे लगता था जब मैं पहले उन्होंने पार्टी वगैरह निकाली, ऐसा तब लगा था कि मैं भी उनके साथ में ज्वाइन करूं कि भाई एक युवा नेता है और एक अलग तरीके से सोच करते थे, तभी लगा था। लेकिन इनकी जो यानी हर बार पल्ला बदलना, मतलब बिन पेंदे के लोटे के जैसा उनकी जो भूमिका है कि बिन पेंदे की लोटे के जैसी भूमिका, कभी शरद पवार जी के पास जाना, कभी नरेंद्र मोदी के पास जाना, तो उनके लिए वो जो राजनीतिक उनके ऊपर लोगों का विश्वास नहीं रहा है।
उनको लोगों ने बहुत समर्थन दिया था, उनके आमदार भी चुन के आए थे, उनके पास महापालिका, नासिक महापालिका भी आई थी, मुंबई में भी काफी सीटें थी। हाँ, अभी देखिए ना, थाने में नगर सेवक, हाँ, तो यहाँ पे समझो यानी नासिक में जो थे वो कुछ दिन 2-3 साल के बाद में तुरंत शिवसेना में आ गए। तो इसलिए वो जो राज ठाकरे जी है उनको यहाँ पे यानी लोगों ने उनको पहचान लिया है, तो उनका बहुत सारा असर यहाँ पे कुछ नजर आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। सोनाली जी, एक चीज मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि जब 2019 में जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने सीट के लिए अलग रास्ता अपनाया, तो उस समय मैं भी अपने दिमाग में यही सोच रहा था कि चलिए उद्धव जी गए तो मेरे ख्याल से राज ठाकरे जी जो है महायुति में शामिल करके उस जगह को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उस जगह को शिंदे साहब ने पूरा किया, नो डाउट। लेकिन क्या नहीं लगता आपको कि राज जी यहाँ पर कम पड़ गए और उनको इस तरह एक नए युग के साथ में जो है नए चेहरे के साथ में महायुति के साथ में आना चाहिए था? और जो बाहरी लोगों का मुद्दा जो बोलते हैं कि बाहरी लोग आते हैं, बाहरी लोग, ये कहीं ना कहीं बंद करके जो है मराठी मुद्दों को सामने रख के और बीजेपी के साथ अगर लेके चलते तो उनका कहीं और उनका जो व्यू कुछ और होता। अभी देखिए वो अपने पार्टी के नेता है, वो किस तरह से सोचते थे, लेकिन महायुति ने उनको खुला आमंत्रण दिया था। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस जी ने भी और माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने भी, और उन्होंने उनको कहा था कि हम पहले ही जैसे ही उन्होंने मदद की थी तभी भी कहा था कि हम लोग मनसे को साथ में लेना चाहते, उनके साथ बातचीत, विचारधारा उनकी बदली होनी चाहिए थोड़ी सी। हाँ, क्योंकि पर प्रांतीय जो मुद्दा हमेशा जो लगातार सभा में रखते हैं वो उनका नेगेटिव पॉइंट है, इसको मानना उनको पड़ेगा ही और यहाँ के लोगों को भी देखना समझना होगा। देखिए अभी क्या मालूम है क्या, भारत देश सबका है जी, कोई कहीं भी रह जा सकता है, लेकिन कैसी बात है कि परप्रांतियों का जो मुद्दा राज ठाकरे जी ले रहे थे वो बाला साहब ठाकरे जी के जमाने से चलता आ रहा था, लेकिन अभी परिस्थितियां बदली हुई है, लेकिन उनका ज्यादातर 2005 से ज्यादातर परप्रांतियों को लेकर नहीं है, जो यानी बांग्लादेश से लोग आते हैं, बॉर्डर के बाहर से जो लोग आते हैं और वो यहाँ पर मैंने मुंबई और महाराष्ट्र को असुरक्षित, ये मुद्दा तो असुरक्षित करते हैं। ये मुद्दे को तो अमित शाह जी खुद उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बाहर से आए हुए लोगों को हम उसको हटाएंगे। अब दूसरी बात, लेकिन अगर ये चीज आज जी कहते हैं तो ये परप्रांतीय मुद्दा बन जाता है। दूसरा क्या होता है कि उनका राज ठाकरे जी का भी वो क्या कहना है कि दूसरे प्रांतों में जैसे आप बंगाल में जाओगे तो वहां पे बंगाली लोगों को प्रतिनिधित्व ज्यादातर दिया जाता है, आप केरल में जाओगे तो वहां पे लिया जाता है, आप उत्तर प्रदेश में जाओगे वहां पे लिया जाता है, कश्मीर में और इसमें तो अब जमीन ही नहीं ले सकते थे, अभी समझो खुला हुआ है। तो उनका यही कहना था कि भाई जो भी प्राधान्य कर्म हो यहाँ के लोगों को मिलने के बाद में अगर बचता है तो हम लोग दे सकते हैं, ये उनका कहना था। और मुझे लगता है कि ये होता है ना, अभी जो समझो 50 साल से यहाँ पे रह रहे तो वो महाराष्ट्र हो गए ना, पर प्रांतीय नहीं रहे। लेकिन हमारा सवाल आप समझे नहीं, हमारा कहने का मतलब कि खाली आप अकेले हो जो इस मुद्दे को उठा रहे हो। 6 पार्टियां हैं, आप 7वां पार्टी हो यहाँ पर, 3 पार्टी इधर है, 3 पार्टी इधर, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन आप चुनाव के माहौल में अगर इस तरह के मुद्दे को उठाकर अपना ही नुकसान करना, कहां तक उनके पास उनकी राजनीतिक स्ट्रेटेजी होगी शायद मराठी वोटों को पोलराइज करने के लिए, हो नहीं पा रहा है, 2% के आगे बढ़ नहीं रहे। नहीं, मैं बता रहा हूं कि उनकी स्ट्रेटेजी होगी, उनका अपना कुछ आकलन होगा, कोई राजनीति होगी, वही जाने। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। दोनों भाइयों का आप रिजल्ट क्या देख रहे हैं, ये बताइए 2024। नहीं, दोनों का इस बारे में, जैसे उद्धव ठाकरे जी के साहब के बारे में तो मैं बात कर चुका हूं, राज ठाकरे जी का भी मैं महाराष्ट्र घूम के आया हूं, कहीं पर भी उनके उम्मीदवार जो है वो रेस में नहीं है। अभी हमारे यहाँ पे कल्याण ग्रामीण में एक उम्मीदवार खड़े हैं, वो हमेशा राजू पाटिल जी, वो काम क्या करते हैं तो ट्विटर पे काम करते हैं। एक उद्धव ठाकरे जो फेसबुक पे काम करते हैं और ये कैंडिडेट है वो ट्विटर पे काम करते हैं। अभी जिन्होंने, आप अगर वो इसमें जाओगे पूरे मतदार संघ में देखोगे उनके फोटो और राज ठाकरे जी के फोटो लगे। अगर समझो आमदार 5 साल तक आप रहे हुए तो आपने जो काम किए हुए उसके फोटो लगने चाहिए ना, कि मैंने ये काम किए, मैंने वो काम जो किया है वहां पे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी ने किया है, वहां पे श्रीकांत शिंदे जी ने काम किया है, वहां का रास्ता गली गली एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे जी के नाम का और काम की बात करता है। और ये मतलब जो एकमात्र सीट थी वो भी आएगी,
जो एकमात्र सीट है उनकी राजू पाटिल की हाँ। मनसे में इस समय, वो भी जाएगी ऐसा लग रहा है आपको? देखो, हमारे जो उम्मीदवार है राजेश गोवर्धन पाटिल जी बड़े तगड़े उम्मीदवार है और जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता से लेकर उभरे हुए हैं। और जब श्रीकांत शिंदे साहब जी ने और माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने उनको खड़ा किया है तो कोई सोच समझ कर, कोई कैलकुलेशन करके ही खड़ा किया होगा। और खड़ा किया है तो क्या है, वैसे तो हम लोग यूटी में अगर रहते थे तो हम लोग राजू पाटिल जी को समर्थन करते थे, लेकिन माहिम सीट बारे में क्या कहेंगे? माहिम सीट क्या, महायुति के बारे में क्या? माहिम सीट में जो उनके बेटे हैं, आज उनका कैरियर दांव पे लगा हुआ है, अमित ठाकरे का, क्या लगता है आपको किस तरह का रिजल्ट होगा? वहां पे तो हमारे जो सदा सरवनकर जी है, वो सदा सरवनकर जी पहले भी आमदार रह चुके हैं और लोगों का उनको समर्थन मिल रहा है। अभी वहां के लोग क्या देखते हैं कि देखो, जैसे मैं आपको बता दूं, माहिम की सीट में हमारे जो कैंडिडेट है सदा सरवनकर अनुभवी है, जमीन से जुड़े हैं। आप रात में, देर रात में किसी भी काम को उनको फोन करो तो वो उपलब्ध रहते हैं। अभी राजा का बेटा राजपुत्र चुन के आएगा, तो अभी आप लोग बड़े होशियार है और उस तरह से देखेंगे क्या करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे सदा सरवनकर जी आसानी से जीत जाएंगे। तो कितना सीट दे रहे हैं आप राज ठाकरे को? राज ठाकरे अभी वो बता नहीं सकते, लेकिन उनकी सीट नहीं आएगी ज्यादा, कुछ नहीं आएगी ज्यादा, क्या मालूम हुई, मुझे नहीं लगता कहीं, क्योंकि मैं पूरे इसमें घूम रहा हूं यहाँ पे, तो कुछ ऐसे रेस में लगते हैं, ऐसे दिखते नहीं ना बहुत सारे। हर जगह पे कांटे की टक्कर है और जीत जो होती है 5-10 हजार से बहुत सारी इसमें इतने से ही होगी। तो इसमें हम लोग करेक्ट प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको सिर्फ बताया कि भाई राजू पाटिल जी जो है वो रेस में चल रहे हैं, उनके साथ में तिरंगी लड़त है, तो वो तिरंगी लड़त में चल रहे हैं, लेकिन हमारा उम्मीदवार बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि राज ठाकरे की सीट कितनी आएगी कुछ कहा नहीं जा सकता है, यानी अभी तक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। उद्धव जी की सीट के बारे में, उद्धव जी को 95 में से कितना दे रहे हैं? उद्धव जी को बड़ी मुश्किल से 10-12 सीट मिल गई तो बहुत हो गई, बस ज्यादा नहीं सीट मिली। क्या उनका कहा है मेरे को बताओ ना, कहां पे उनका कैंडिडेट रेस पे और जोरदार चल रहा है? लोग समझ रहे हैं, लोग देखो, उद्धव ठाकरे जी को वोट देना मतलब विकास के विरोध में वोट देना। उद्धव ठाकरे जी को वोट देना मतलब शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी करना है, विरुद्ध वोट देना और विरुद्ध वोट देना है। और ये अगर समझो जो सत्ता में नहीं आ रहे हैं उनको वोट देकर मतदार लोग बहुत होशियार है, वो अपना वोट जाया नहीं करेंगे, महायुति के साथ में वो रहेंगे और फिर एक बार यहाँ पर महायुति की सरकार बनेगी और फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे बनेंगे। धन्यवाद किरण जी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह का रिजल्ट, किस तरह की रिपोर्ट आई है कि दोनों भाई यानी कि उद्धव जी और राज जी कितने पानी में रहेंगे 23 नवंबर को। आज ही हमने आपको बता दिया है कि कितनी सीटें किसकी आएंगी। ध्यान कीजिए, नोट कीजिए और फिर हम 23 तारीख पर बात करेंगे इसके ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।